नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष कवरेज में। इस वक्त हम लोग संसद भवन परिसर के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली में इस इलाके को विजय चौक भी कहा जाता है। वो संसद भवन जहां पर पुरानी इमारत को आज बाय बाय कह दिया गया है और कल नई इमारत में वही पुरानी संसद और सांसद एक साथ बैठेंगे। मैं सुमित अवस्थी आपके साथ हूं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। निश्चित तौर पर, और ये विशेष सत्र जो हो रहा है इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जो संसद भवन था उसको 100 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। नई संसद भवन की काफ़ी लंबे समय से मांग भी की जाती रही है और आज ये विशेष सत्र 5 दिनों का शुरू हुआ है। इसमें अब से कुछ देर पहले जब लोकसभा में 75 वर्ष के संसदीय इतिहास पर चर्चा पूरी हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने आज की कार्यवाही को समाप्त करते हुए ये घोषणा की कि कल लोकसभा की कार्यवाही दोपहर में 1:15 बजे नए संसद भवन में बने हुए नए लोकसभा सदन में होगी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है जब इतने वर्षों से, जो 75 वर्ष से भारत के स्वतंत्र इतिहास में एक इमारत हमारे लोकतंत्र की पहचान बनी हुई थी, वो पहचान अब एक दूसरी इमारत में शिफ्ट हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराना संसद भवन है उसको संभाल कर रखा जाएगा। वो हमारे कई पलों का, ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है, गवाह रहा है और ऐसे में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें उससे रूबरू कराया जा सके, इसलिए उस धरोहर को भी संभाल कर रखा जाएगा। और आज संसद में बहुत ही अच्छा माहौल रहा। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की पुरानी यादों को ताज़ा करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हर बड़े नेता को, हर पूर्व प्रधानमंत्री को, हर संसद में हुई हर बड़ी घटना को एक तरीके से समाहित करने की कोशिश की अपने 50 मिनट के भाषण में। और एक तरीके से नेहरू से लेकर मोदी तक का जो कार्यकाल रहा है बीते 75 सालों का, उसको याद किया। संविधान सभा की बातें भी हुई, अम्बेडकर साहब को भी याद किया गया। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में शुरुआत करें हुए जानना चाहें कि संसद भवन के विशेष सत्र में क्या विशेष आने वाले 4 दिनों में होने वाला है। उसके पहले प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, जैसे कि अखिलेश ने आपको बताया, नई संसद को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या बातें की गई हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो वक्तव्य सुनते हैं। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है।
तो सुमित, इससे पहले कि हम अपने जो मेहमान, आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आपको परिचय कराएं दर्शकों से, सबसे पहले हम वो शॉर्ट्स दिखा देते हैं। वो कैबिनेट मीटिंग जो शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां हम बैठे यहाँ से कुछ ही दूर पर संसद भवन की जो एक्सटेंडेड एनेक्सी है, वहाँ पर ये कैबिनेट की मीटिंग इस समय चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसी के एजेंडे को लेकर ये आज की कैबिनेट कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकती है। हमारे साथ खास मेहमान सुमित बने हुए हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी की सांसद लोकसभा की हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, आपसे शुरुआत करूंगा। सबके मन में यही सवाल है कि क्या होगा, और सब ये मान करके चल रहे हैं कि महिला आरक्षण की बात होगी, क्योंकि आज जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि 75 वर्ष के इतिहास में 6,500 सांसद हुए, उनमें केवल 650 महिलाएं हुई हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी कम है जब हमारी राजनीतिक प्रक्रिया की बात आती है। क्या आप मानती हैं कि ये महिला 33% महिला आरक्षण का वादा जो बीजेपी ने भी किया हुआ है, वो आज उस पर एक मोहर लग सकती है? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अटकलें भी लगाई जा रही हैं, अनुमान भी हो रहे हैं और हर तरह की बातें की जा रही हैं। विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र में 19 तारीख, जिस दिन गणेश चतुर्थी का पालन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा, उस दिन हम सब सांसद, सारे दलों के सांसद उमंग के साथ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। यह हम सब का गृह प्रवेश है, अगर कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि विशेष सत्र में नए भवन में जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक पदक्षेप है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके अलावा मुद्दे खोजना, मुझे लगता है यह बिल्कुल बेबुनियाद है। आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, मानती हूँ, और बहुत सारी बातों पर चर्चा होंगी। ऐसा क्यों हमें लग रहा है कि सिर्फ वीमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा हो, लेकिन यह कहते हुए मैं ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, 50% देश की लोक संख्या महिलाएं हैं, और जहाँ तक इनका सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार इनके साथ खड़ी है। 9 वर्षों में अनेक कार्य हुए हैं। उज्ज्वला लीजिए, शौचालय लीजिए, मुद्रा लोन में 60% महिलाओं को ही लोन दिए गए हैं। हर एक क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करें, अगर हम कार्यक्रम या प्रोग्राम की गणना शुरू कर दें तो मुझे लगता है समय नहीं मिलेगा। तो हम एक अनुकूल वातावरण महिलाओं के लिए बना रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 11 महिलाएं हैं, और जहां तक सांसदों का सवाल है, हम सब करीबन 78 सांसद महिलाएं हैं, जो निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि 16वीं लोकसभा से बहुत अधिक है। 11% से शायद 14% की तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ाने की बात है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, मैं आपको कह दूं कि पंचायती राज संस्थाओं में, पूरे देश की बात मैं कर दूं, देखिए संघीय व्यवस्था पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। आज भी उन्होंने संघीय व्यवस्था की चर्चा की जब G20 की सफलता के विषय में उन्होंने कहा। जहां तक सारे राज्यों का सवाल है और केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पंचायती राज संस्थाओं में 45% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 33% की बात बहुत सारी राज्य सरकारों ने की है, 1-2 ने 50% की बात कही है, आरक्षण की बात कही, लेकिन 45% महिलाएं हैं। और मैं कह दूं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, अचानक नहीं होता है विकास। तो मुझे लगता है कि हम सब दिल थाम कर बैठे, धैर्य रखें, संयम रखें। एक लाइन का आपसे मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। आपकी बातों से ये इम्प्रेशन आया, इस आपके वक्तव्य से 3 मिनट के, कि शायद महिला आरक्षण बिल नहीं आने वाला है, जो है उससे हम संतुष्ट हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगी, एप्रोप्रिएट डिसीजन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। उचित समय पर उचित निर्णय, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार माहिर है, आप जानते हैं। आलोक जी बोलना चाह रहे हैं, हाथ पार पर। मुझे लगता है कि जब बीजेपी महिला सुरक्षा पर बात करे तो हमारी बड़ी बहन है। तो कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले। हाथरस और कठुआ कांड वाले भी महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ की बात करते हैं। खैर, आज का वो विषय नहीं है। हमारी सांसद हैं, बड़ी बहन है, इन्होंने कहा कयास मत लगाइए। मतलब देश के लोकतंत्र की दुर्दशा ये है कि सांसदों को कह दिया गया है कि कयास मत लगाइए। अब आप संसद में जो मैं चाहूँगा वो होगा, कैबिनेट जब मैं चाहूँगा जब बुला लूँगा।
एमएलए खरीदते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एमएलए खरीद कर सड़क गिराते हैं, सरकारें गिराते हैं। 73वां 74वां संशोधन हम लेकर आए, उसी की वजह से आज लोकल बॉडीज में 50% महिलाओं का आरक्षण है। इन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और मोदी जी परफेक्ट हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए। 9.5 साल से पूरी सरकार पकौड़े तल रही थी। 9.5 साल से सही समय नहीं था महिला आरक्षण का। जिस समय पर वो राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा में था, तो दोनों बार आपका तो पूर्ण बहुमत था और आप तो संसद को पूरी तरह से बुलडोज करके चलते हैं। बहुमत नहीं भी होता तब भी ला सकते थे। कहाँ हुआ है? अभी तो हम लोग स्पेकुलेशन पे बातें कर रहे हैं। खुद अपराजिता ने यही कहा। मैं फिर कहूंगा, अपराजिता बहन का अपराध होना चाहिए नहीं होना चाहिए मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हमने तो कल भी रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो राज्यसभा में पास भी कराया, लेकिन हमारी बड़ी बहन के वक्तव्य से लगा 11 से 14% हो गए, अब नहीं चाहिए। लेकिन 2010 में हुआ था, 2014 तक आपकी सरकार थी, 4 साल तो आप भी रुके रहे। देखिए, हमारा बहुमत नहीं था लोकसभा में, तमाम तरह के मतभेद थे और वुमेन रिजर्वेशन बिल से ज्यादा मतभेद ये थे कि उस रिजर्वेशन में कंपार्टमेंटलाइज कैसे किया जाए, दलितों को कैसे एडजस्ट किया जाए, क्या मुस्लिम महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को, क्या उनको भी अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, उस पर मतभेद थे। लेकिन हम तो पूछना चाह रहे हैं, 9.5 साल हो गए, 9.5 साल से कुछ याद नहीं आया। अगर सरकार लेके आती है, सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% सपोर्ट करेंगे। सरकार लाए तो सही। पूरा इंडिया ब्लॉक तैयार अभी है। भी मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह से अमृत काल कहते कहते देश को रहस्य काल में पहुंचा दिया है, पूरी तरह से आज रहस्य काल में देश। नई संसद में जा रहे हैं, हम केवल एक उम्मीद जरूर करेंगे कि मोदी जी अब नई संसद में जाकर रोना धोना बंद करें। ठीक है, मनोरंजन में आपको लाना चाहूंगा, ये जो बात आलोक जी ने कही महत्वपूर्ण बात है। एक एडमिशन है कि हमारे मतभेद थे। कंपैटिलाइजेशन की जब बात होती है कि महिलाओं में अल्पसंख्यकों को, ओबीसी महिलाओं को कितना आरक्षण मिला, इसी बात पर आरजेडी समाजवादी पार्टी का विरोध था। क्या आज भी ये विरोध है या आज परिस्थितियां बदल गई हैं? आज चाहे बीजेपी के पास, एनडीए के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत लोकसभा में है, लेकिन फिर भी एक वीटो पावर तो है लोगों के पास। जी हाँ, जरूर है। आज भी वो मतभेद है, वो मतभेद खत्म नहीं हुआ है। गीता मुखर्जी की कमेटी से लेकर अभी तक हमने इसी संसद में देखा है। सबसे पहले जेपीसी बनी थी, आपको याद होगा, गीता मुखर्जी उनकी अध्यक्षता में। उसके बाद बिल फाड़े गए, परकटी महिलाएं, आपको याद है। अब शरद जी नहीं रहे, शरद यादव जी। लेकिन अभी भी वो जो बात है, जो आरजेडी या समाजवादी पार्टी कह रही थी कि रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन, वो बात अभी क्लियर नहीं है कि कितना परसेंट रिजर्व, क्या ओबीसी महिलाएं, एससी एसटी महिलाओं, उसका रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा। ये मांग लालू यादव ने की थी। आरजेडी आज एक इम्पोर्टेंट लीडर है इंडिया गठबंधन के, अखिलेश एक इम्पोर्टेंट है और उनको यदि पिछड़ों की राजनीति करनी है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है अपने हैदराबाद में CWC के बाद कि अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है, वो ओबीसी की राजनीति करेगी, वो रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने की मांग कर रही है। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकालना पड़ेगा। अब सरकार की कौन सा फार्मूला लाती है और उस पर आम राय बनता है। मुझे लगता है कि हमें बीजेपी के भी ओबीसी सांसदों से इस पर राय लेनी चाहिए कि उनका क्या कहना है। मैं संजय के पास आऊंगा और ये कहते हुए दर्शकों कि ये ग्राफिक्स देखिएगा, जब महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर मैं बात करूं, ओबीसी पर मैं आता हूं, उसके बाद जो बात मनोरंजन जी कर रहे हैं, अगर आप महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करेंगे बीते 3 चुनावों में, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन वोट डालने के मामले में हर चुनाव में बढ़ता गया। इनफैक्ट 2019 में तो बिल्कुल बराबरी पर आ गया। महिला और पुरुषों के वोटिंग की परसेंटेज था और जैसे जैसे वोटिंग महिलाओं की बढ़ती जा रही है, बीजेपी की सीटें भी बढ़ी हैं, 273 से बढ़ के 300 के पार पहुंच गई है। और अगर ये बात अगर होती है, अगर ये बिल आ जाता है, टेबल होता है, तो किसको श्रेय मिलेगा? कांग्रेस जो राज्यसभा में लेके आई थी उसको संजय, या बीजेपी जो लोकसभा में लेके आ जाएगी या पास करा लेगी, अगर ये होता है तो? देखिए, एक तो पहला चीज ये है कि एजम्पशन है कि शायद अभी जो कैबिनेट चल रही है इसमें आएगा। बहरहाल चूंकि इशू हो गया है, हम लोग बात करने किसी और विषय पे बैठे थे, कैबिनेट हो रही है, तो जो बात आप कह रहे हैं कि उसमें 2-3 चीज है। पहली चीज आपने सही कही कि जैसे जैसे महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, और आप देखेंगे एक चीज और भी दिखती है, बहुत सारी महिलाएं घर के पुरुष जो हैं उनसे अलग वोट करती हैं, उनका अपने माइंड से वो वोट करती हैं और वो मुखर हैं। मैंने ये चीज़ मोदी का जो आप महिलाओं का उनके प्रति वोट के लिए जो रुझान देखा है, वो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे और जब वो रैली करते थे तो महिलाएं फ्रंट में बैठ करके जिस तरह से तालियां बजाती थी, और वहाँ जो बीजेपी लगातार, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि उन्होंने वो जिंक्स तोड़ा था कि बीजेपी सरकार में तो आती है लेकिन रिपीट होकर के सरकार में नहीं आती है। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिंक्स तोड़ा था, टूटी थी पार्टी और वो सब हुआ था। अब जब वो पार्टिसिपेशन की बात है तो उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो ये थी कि जिस समय महिला आरक्षण की बात चल रही थी,
20-25 साल 30 साल से ये बात चल रही है, उसमें एक और भी पहलू था कि अगर आप आरक्षण करते हैं तो या तो पुरुष सांसद होंगे वो रिप्लेस होंगे, जैसे दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है कि जो काउंसिलर हैं वो हर नेक्स्ट टर्म में वो रिप्लेस होते जाते हैं, 1/3 रोटेशन होता है। तो हर आदमी के मन में ये भय था कि मनोरंजन भाव जो हैं वो आज मतलब सांसद हैं और कल को इनकी सीट चली जाएगी, तो फिर वो क्या मतलब एक समय में जो चलता था पति प्रधान, तो क्या पति की पत्नी आएगी या कोई और आएगा, तो इस कारण उसका एक निगेशन था। दूसरा ये है कि अलग से अगर उनको बनाया जाएगा, उनके लिए 33% दिया जाएगा, तो उनको बिठाएंगे कहाँ? अब तो जगह भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नई संसद में उस तो बहुत समय जगह है। चर्चा ये थी कि सेंट्रल हॉल में क्या ऐसा हो सकता है। अब नया सदन जो बना है वो आगे के परिदृश्य को देख करके बड़ा बनाया गया है, और मैं ये कह सकता हूँ 94-95 से मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ। जब मैं आज आया तो एक जरा मैं ये कह रहा हूँ, ये देख करके नया संसद भवन ना आपको गर्व तो होता है, जिस तरह से वो हमारे अशोक हिंदुस्तान स्तंभ का। ऊपर, हाँ, क्योंकि ये सारा जो है वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, उसमें मोदी जी ने कहा कि भले ही ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर था, लेकिन बनाया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, उनका पसीना बहा, पैसे हमारे थे। ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो नए भारत की नई तस्वीर की आपको एक आगाज दे रहा है। अपराजिता जी, हम तो दिल थाम कर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी सरप्राइज़ देते हैं हमेशा। हो सकता है इस बार भी कोई सरप्राइज़ मिले, हम लोग महिला आरक्षण पर बात कर रहे, हो सकता है कुछ और ही हो जाए। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर ऐसा होता है कि महिला आरक्षण का बिल आता है तो कुछ तकनीकी पेचीदगियाँ हैं। भारत में जो जनगणना होनी थी 2020-21 में वो नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था, और जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे तब तक आप किस तरह से तय कर पाएंगे कि कहाँ आपको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है या नहीं देना है, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव तो नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे हैं, उसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना समय काफ़ी है इन तमाम संवैधानिक पेचीदगियों को सुलझाने के लिए? क्योंकि ये अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद 50% विधानसभाओं से भी इसको रेटिफाई कराना पड़ेगा। क्या इतना समय अभी है सरकार के पास? देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत पर तो कोई संदेह किसी का है ही नहीं, खासकर महिलाओं का। महिलाओं का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पर है और वो बाहर निकलकर उनका समर्थन करती हैं, यह भी हम सबको ज्ञात है। आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात करें या फिर अभी गुजरात की बात हुई या किसी भी विधानसभा की बात करें, आप जब भी निर्वाचन हुआ है तो महिलाएं बहुत तादाद में आई हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वो मोदी जी की भाषा समझती हैं। अगर कोई भाई उनके लिए खड़ा है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी, वो इस बात को जानती हैं। एक पर एक कार्यक्रम आए और उन कार्यक्रमों का सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं हुआ, ग्राउंडिंग भी हुई, कार्यान्वयन भी सही ढंग से हुआ, और इसलिए महिलाएं बड़ी खुश हैं। मैं आपको एक अंदरूनी बात कहना चाहती हूँ। आई एम गोइंग ऑन एयर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठी थी, भुवनेश्वर लोकसभा की बात कर रही थी। उन्होंने मुझे मैं कहूँगी आदेश दिया, उन्होंने अपना मत दिया कि हेल्थ कैंप्स कराओ, अपने विधानसभा अपनी लोकसभा में हेल्थ कैंप्स कराओ और देखना कि वहाँ उन हेल्थ कैंप्स में महिलाओं की तादाद बहुत अधिक हो, महिलाओं को गुरुत्व दो। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। देखिए, एक प्रधानमंत्री जो यहाँ बैठे और उन्होंने भुवनेश्वर के सांसद को कहा कि हेल्थ कैंप्स करो और महिलाओं के लिए करो, तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और जहाँ तक आपने कहा पेचीदगियों की बात, मैं कह दूं कि ये सरकार परिपक्वता के साथ काम करने की कोशिश करती है। तो जितने भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हैं निश्चित तौर पर किया जाएगा। अभी हमने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो अटकलें अनुमान जो होते हैं, लगा जैसे कि इसी सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं लोगों ने कहा, विपक्षी दलों के लोगों ने कहा, ऐसा नहीं है। कोविंद जी को लाया गया और 23 तारीख को उनकी पहली मीटिंग। राजिता जी, अभी भी मीटिंग खत्म हुई, अभी भी उन्हें पता कि क्या हो सकता है। कल यही ना ले आए 1 नेशन 1 इलेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस होंगे, सारी स्थितियों को, सारे पक्षों को हम समझेंगे। संक्षेप में आपसे क्या आपको लगता है महिला आरक्षण के ऊपर अभी भी कंसल्टेशन की जरूरत है या आप सीधा सरकार को बिल? सब पार्टियां बोल रही हैं कंसल्टेशंस की तो जरूरत है, मैं मानती हूँ। देखिए, मैं कहूँ भावना से सरकार नहीं चलती है, भावना से राजनीति नहीं होती है। हमें लोगों की नब्ज को पकड़ना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, लोगों के नब्ज को पकड़ना पड़ता है। क्या जरूरत है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार से बेहतर कोई नहीं करते। आपको मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। आलोक जी ने 2 बार हाथ उठाया। एक छोटा सा
ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और वो जो ओबीसी वाली बात मनोजन भारती ने की थी ना, वो फिगर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बीते 4-5 चुनावों में ओबीसी का वोटिंग पैटर्न रहा है और ओबीसी जब वोट करते हैं तो किसके फेवर में जाता है, वो आंकड़े भी हैं, वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। बने रहिए हमारे साथ, ये विशेष कवरेज संसद के विशेष सत्र के दौरान से यहाँ विजय चौक से जारी है। हाजिर होते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक। तो कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। माना जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र जो आज से शुरू हुआ है, इसे लेकर सरकार कोई महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो कैबिनेट को मंजूरी उसको मिल सकती है और ये एजेंडा क्या हो सकता है, इसे लेकर लगातार अटकलें चल रही है। अभी ब्रेक्स में जाने से पहले सुमित हम बात करते हैं कि क्या महिला आरक्षण बिल सरकार ला सकती है। दूसरा भी जो कह सकते हैं तर्कश में तीर सरकार के पास है, वो है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो कि राष्ट्रपति को दी जा चुकी है। इसमें जो ओबीसी का आरक्षण है, उस आरक्षण के भीतर कुछ श्रेणियां बनाकर आरक्षण देने की बात है और यही ओबीसी का मुद्दा महिला आरक्षण का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जब आप महिला आरक्षण देते हैं 33%, तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, ये एक ऐसा मुद्दा है ओबीसी का जिस पर कांग्रेस भी लगातार आवाज उठा रही है, वो चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या फिर ये बात हो कि जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। हाल ही में आपकी जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई उसमें भी ये मुद्दा आया है। आपकी क्या इस पर क्या स्टैंड, आपको लगता है कि सरकार जो है क्या वाकई ऐसा कर सकती है ताकि जो ओबीसी वोट है उनको कंसोलिडेट किया जा सके 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, सरकार का केवल एक ही एजेंडा है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वोट कहाँ से आ सकती है। देश से कोई मतलब नहीं, महिलाओं से कोई मतलब नहीं। हमारी बहन है अभी बैठी थी, वो कह रही थी गुजरात में महिलाएं आगे आ जाती। 45,000 महिलाएं गुजरात में बच्चियां गायब हो गई। मोदी जी के 6 साल में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर यहाँ पर जो हुआ, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के चेहरे पर पैर रख दिए। सुप्रीम कोर्ट FIR करता है, लेकिन वो भाई साहब जो थे वो चुपचाप बैठे रहे। मणिपुर में जो हुआ पूरे देश ने देखा। मोदी जी 86 दिन तक नहीं बोले। तो जितनी बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को मानती है, उतनी ही बड़ी ये महिला विरोधी है। खैर, आज का वो विषय नहीं है। पूरी तरह से ये सरकार जो है भ्रम में, झूठ में और रहस्य में चल रही है 9.5 साल से। 9.5 साल से बड़े बड़े वायदे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं का भाई महंगाई का वार, अब की बार उनकी सरकार। फिर 1150 और 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया। आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे, वो मोदी सरकार लाएगी कुछ ना कुछ जिससे उनको वोट मिल सके। वोट के आगे कुछ नहीं। आपको वोट मिले नहीं, मैं फिर कहूंगा, आज वो सरकार को 303 सांसद की सरकार को देश के लिए काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के है तो क्या देश के लिए नहीं आ रहा है? मैं फिर कहूंगा 9.5 साल तक पकौड़े तल रहे। ओबीसी को लेकर अगर कुछ आता है, मैं फिर कहूंगा 2021 की 2024 आने वाला है, 2021 की जनगणना आज तक क्यों नहीं हुई है? 2 साल से हम बैठकर यहाँ विजय चौक पर चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन जनगणना नहीं होगी। इस सरकार का गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। सारी संसद को डमी बना दिया। सांसद रहस्य में खोज रहे हैं कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर रैलियों तक झूठ बोलते हैं। आज भी धारा 370 हट गई। अरे 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है धारा 370 पर इसी सरकार को कि कौन सा तरीका अपनाया था जो 2 बदलाव किए थे। धारा 370 की पावर्स को यूज करके, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। ये ऑर्डिनेंस का सेंटेंस है। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के था, क्या कोटा विद इन कोटा, रोहिणी आयोग की जो सिफारिशें हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे कि जो 27% आरक्षण है उसके भीतर भी आरक्षण की श्रेणियां बननी चाहिए? मैं समझता हूं जब बिल आएगा, कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम तब चर्चा करेंगे। अभी हम हाइपोथेटिकली क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये सरकार जो भी करती है केवल वोट के लिए करती है। जो देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेते हो, 80, 20 और शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हो, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो केवल और केवल वोट मांगेंगे और फिर उम्मीद करते हैं हम कि रोना धोना, नई संसद में रोना धोना नहीं करेंगे। सूरज की बढ़ती हुई चमक से जुगनुओं को तकलीफ हो रही है। और देखिए, जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र में जन समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है और संख्या बल ही बाहुबल होता है। हम स्कोरबोर्ड देखते हैं, हम देख रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। तो फिर निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि महिलाएं हमारे साथ, और महिला कहीं ना कहीं, हर एक महिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को सराहती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो हैं कि 9 साल में क्यों नहीं आया,
देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी भी क्रिया के बाद इनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया होनी है। टू एवरी एक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव रिएक्शन बाय दीज पीपल। तो ये निश्चित तौर पर ऐसा कहेंगे। हमारी बहन ने एक वक्तव्य दिया, कर्नाटक में 5.5% महिलाओं ने वोट कांग्रेस को ज्यादा दिया है। अभी कर्नाटक के चुनाव में अभी नए नए आंकड़े बता रहा हूं मैं, महिलाएं ज्यादा दे रही। ये झूठ का जो पिटारा खोलते हैं ना बीजेपी के लोग, गंजों को कंघी बेचने का। नहीं, पर उसी कर्नाटक ने कितनी लोकसभा सीटें दी हैं आपको? देखिए वो एक अलग बात है। पुलवामा नहीं होता तो कितनी मिलती, वो एक अलग बात है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलवामा में वो गाड़ी किसकी थी वो अभी तक नहीं पता चला। 350 किलो RDX कहां से आया वो भी नहीं पता। देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट करा रहे थे और 24 घंटे में चुनाव में जाकर वोट का मुद्दा है। ओबीसी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये लगता है कि जैसे 2014 हो, 2017 हो यूपी का, उसके बाद 2019 और 2022 फिर से यूपी का चुनाव, 4 बड़े चुनाव में बीजेपी को बड़ी संख्या में ओबीसी वोट मिले हैं और अपोजिशन ये जानता है। यही कारण है कि चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो। आपको लगता है दांव कितना कारगर होगा? देखिए ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अब सब राजनीतिक दलों को ये एहसास हो गया है कि अब ओबीसी की राजनीति करनी ही पड़ेगी। अब पहले बैकफुट पे होके करते थे, पर्दे के पीछे करते थे, अब खुल के करने लगे। इसलिए मैंने कहा कि जो हैदराबाद में CWC में हुआ है वो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल के साफ साफ बाहर आ गई है कि भाई साहब 50% का जो आरक्षण की सीमा है उसको खत्म करो। कई राज्यों ने किया है, 9th शेड्यूल में डाला हुआ है, तमिलनाडु में है। तो आपको देखिए, पहले हम कहते थे ये पिछड़े स्टेट की राजनीति है, बिहार की राजनीति है, यूपी की राजनीति है, लेकिन नहीं, अब ये राजनीति, अब ये जो पिछड़ा वर्ग है वो राजनीति की सच्चाई हो गया है। अब ये बात सभी राजनीतिक दल इस बात को मान रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि ऐसी बात होती है पिछड़ों को लेकर के तो एक नई राजनीति की शुरुआत आप भारतीय राजनीति। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो विडंबना है अजीब सी भारतीय राजनीति में, दोनों लोग ओबीसी को राइट्स देना चाहते हैं, दोनों लोग महिलाओं को राइट्स देना चाहते हैं, पर अपने साथ में नहीं देना है कि मैं नहीं दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप देंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे जो मामले हैं जिस पर एक आम सहमति बन सकती है वो क्यों नहीं बन पा रही? सुमित, देखिए, थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में समझना होगा। ओबीसी और महिला की जब आप बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिलीवरी की। महिलाएं क्यों मोदी के साथ हैं? क्योंकि उनको ग्राउंड पे मतलब गैस पे बहुत सारा विवाद होता है, लेकिन अगर आप जाएंगे जिस महिला को, अगर मैंने देखा है कि टॉयलेट मिलने का महत्व उनके लिए क्या होता है, अगर किसी गांव में आप जाकर के, जिस समय मिला था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब बिजली आती है तो क्या महत्व होता है, और जो पैसे महिलाओं के खाते में जो भी डीबीटी के पैसे जा रहे थे उनके खाते में जा रहे थे। दूसरी चीज़ है ओबीसी वाला जो इशू है। कांग्रेस की एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, कांग्रेस ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% आरक्षण बिना किसी के मांगे हुए अर्जुन सिंह ने दे दिया। कांग्रेस को उसका क्या समर्थन मिला इन टर्म्स ऑफ जनमानस का जो मतलब पॉपुलर सपोर्ट होता है? फायदा किसको हुआ? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों को हुआ। और ये लोग कौन हैं जो कांग्रेस के वोट को खा करके वो नेता बने हैं? या इंडिया अलायंस में आज जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां कांग्रेस के वोट को ही अपना करके बनी है। हम जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, लॉक स्टॉक बारह लेकर के चली गई। कांग्रेस को वापस देंगी? कांग्रेस को आज के समय में मतलब कई बार आपको लगेगा कि कांग्रेस इज बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट। बहरहाल इशू जो रिजर्वेशन का है, तो इसमें जब आप देते हुए लोगों को दिखेंगे, फिर सामने चेहरा कौन है? मुलायम सिंह, अगर हम मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश, वहाँ लालू प्रसाद यादव या बाकी जगह मायावती या कहीं और भी, वो चेहरे आए पोस्टमार्टम कमीशन, समझ रहे हैं? जो फायदा इनको होना चाहिए था वो फायदा वीपी सिंह को नहीं हुआ, वीपी सिंह गायब हो गए। आज कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या देश के दलित मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? ये एक बड़ा विषय होगा। संक्षेप में आपसे संक्षेप में इसी को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए कि सनातन की जो एक बहस चली है, जो डीएमके ने कहा है, आपको लगता है कि ये एक तरह से जो बीजेपी के साथ ओबीसी वोट आ गया है उसको तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है? ये निश्चित रूप से है, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉक है, हिंदू ब्लॉक, हिंदू में कभी रामचरितमानस, कभी बाकी चीज़, या हम वहाँ जो कास्ट वाली बात हो रही है, ये काफ़ी समय से चल रही है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर से जातिगत जनगणना जो अब कांग्रेस जिस चीज़ को पुश कर रही है, ये लालू प्रसाद यादव का एजेंडा था, उसके पहले शरद यादव का एजेंडा था। अब मुश्किल ये है कि अगर आप चैलेंज करिए कि बिहार में पिछले 50 साल मतलब 75 साल में अपर कास्ट के किसी मुख्यमंत्री का शासनकाल कब रहा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार,
पिछले 40 साल से वहाँ पे हैं। विधायक बहुत आयत वहीं है। वो है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट अगर ओबीसी के नाम पे है तो किसी एक या दो कम्युनिटी राजेंद्र जी, तो इसलिए ये जो कोटा विद इन कोटा की बात है, एक कमेंट सनातन वाले डिबेट पे आज एक खबर आई कि AIADMK नाराज है। AIADMK के एक नेता का बयान आया कि भाई बीजेपी से हम संबंध तोड़ रहे हैं। अगर वो सनातन वाली डिबेट जो बहुत ही क्रिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जोर शोर से उठाया उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर और काफी घेरा इंडिया ब्लॉक को। आपको लगता है कि जो एनडीए के अंदर की पार्टियां हैं उनके अंदर भी बेचैनी हो सकती है? देखिए, मुझे ये बताएं कि सनातन धर्म पर जिस तरह की टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने की वो सही था क्या? हम जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का सवाल है, हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बड़े गौरवान्वित हैं। एक दूसरा मैं कह दूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है, यह हमारा मेरुदंड है और इसी मूल मंत्र को लेकर हम काम करते हैं। आपकी इस आइडिया से ADMK, VCK, MDMK जो और पार्टियां हैं तमिलनाडु की जो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ हैं, वो आपके साथ सहमत हैं? नहीं, देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमने जो कहा हम 100% फिर से वही बात दोहराएंगे, वही बात कहेंगे। और जहां तक दूसरे पार्टियों का सवाल है, इन लोगों का अपना व्यक्तिगत मत होगा, लेकिन हम 38 पार्टियों की एक अच्छे समूह है। 25 साल से एनडीए चली आ रही है, हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। और हम बता दें कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला सबके साथ हम खड़े हैं। और हम बार बार, आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में सबका साथ, सबका विकास की बात कही है। मैं तो वह हमारा आलोक जी लौटूंगा, मैं केवल 10 सेकंड में केवल 10 सेकंड बस। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने सबसे पहले इस संसद के अंदर भाषण दिया और उन्होंने कहा कि तर्क या संख्या बल संसद किस चीज से चलेगी। आज बीजेपी केवल संख्या बल का दंभ भरकर बुलडोजर सरकार चलाना चाहती है। यही कारण है कि आम सहमति किसी भी मुद्दे पर नहीं बनती है, क्योंकि घमंडिया सरकार है। बहरहाल आज ये जो बहस हमारी हुई है, नए संसद भवन में भी देखेंगे क्या तेवर रहते हैं। बहरहाल आपको शुक्रिया आलोक जी, मनोरंजन, संजय जी, अपराजिता जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र चल रहा है, अगले 5 दिनों की कार्रवाई होनी है। एक पहला दिन निकल गया है, आज 75 साल की चीजों की चर्चा हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल जब नए संसद भवन में जाएंगे अखिलेश, क्या क्या होने वाला है, कैसे विजुअली हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 9:30 बजे आपको विजुअल्स मिलेंगे फोटो खिंचवाते हुए। सारे एमपीज जो लोकसभा राज्यसभा के इकट्ठे होंगे, उनका साथ में फोटो होगा। सारे 800 एमपी, सारे एमपीज। उसके बाद 11 बजे दोनों ही सदनों के एमपीज को सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होना है। वहां पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, इसको लेकर के संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद 1:15 बजे जो नया संसद भवन है उसमें कार्यवाही शुरू होनी है। और आपको बता दूं कि सारे सांसदों को एक बैग दिया गया है, उसमें संविधान की प्रति है, स्टैम्प जो आपको याद है नए संसद भवन के लिए जारी किया गया था वो उसमें होगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। और हमें ये जानकारी मिली कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद संविधान की प्रति हाथ में लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाएंगे। तो आपको कल वो तस्वीरें देखने मुझे वो तस्वीर याद आ रही है, जब पहली बार संसद में आए थे 2014 में, तो उन्होंने सीढ़ियों पे सर रखा था, अपना सर से छुआ था प्राइम मिनिस्टर ने। अब संविधान की प्रति लेकर जाएंगे। ये अद्भुत विजुअल्स होने वाले हैं। एनडीटीवी पर ये लाइव कवरेज देखिएगा आप सुबह से। लेकिन फिलहाल ये शो चल रहा है, एनडीटीवी को छोड़ के बजाइए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है विजय चौक की इस विशेष कवरेज से। संसद का विशेष सत्र चल रहा है, आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं। कल नई संसद में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन सबके मन में सवाल होगा अखिलेश की पुरानी संसद का क्या होगा। आपके पास बहुत ही जानकारियां, दिन भर आप संसद की खाक छान रहे थे, बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जो पुराना संसद भवन है ये वही रहेगा, इसमें कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि इसको जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। और इसके बाद इसको एक भव्य संग्रहालय का रूप दिया जाएगा। जो आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं वो आकर देख सकेंगी कि जो 75 वर्ष का हमारा संसद का इतिहास है, किस तरह से इस ऐतिहासिक इमारत में उसको एक नई झलक देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात इसमें होगी कि ये संसद भवन जो हमारा पुराना भी रहेगा। तो संसद का विशेष सत्र पर विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप एनडीटीवी इंडिया को देखते रहिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और भी बहुत सी खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ।